नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्र हित में शिक्षा अधिसिद्धि यशस्वी योद्धा, दोस्तों यशस्वी योद्धा के YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे उन भाई साहब के लिए है जिनका पेपर अभी एसएससी सीजीएल में बचा हुआ है, क्योंकि आज यानी 4 मार्च के दिन किस प्रकार के जीएस जीके के प्रश्न पूछे गए, आज हम इसकी चर्चा करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। किस आयोग ने राष्ट्रीय, भैया क्या पूछा गया है, किस आयोग ने राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर यंग आयोग के द्वारा। किसके भैया? हिटलर यंग आयोग के द्वारा। अब देखिए कीवर्ड पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिटलर यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। किसके सिफारिश पे भैया? किसके? हिटलर यंग आयोग के। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद हुई थी। उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल सन 1935 से अपना परिचालन शुरू किया। कब से भैया? 1 अप्रैल 1935 से। आरबीआई का पूछेगा क्वेश्चन में मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। ठीक है, अगला देखिए किस पर की पॉइंट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। फिर दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से इन पॉइंट को ढूंढा है, इन क्वेश्चनों को ढूंढा है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध वादक थे। ठीक है, देखिए किस प्रकार पूछा गया है कि पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध वादक थे। तो क्या थे भैया? सितार, इसमें भर जाएगा। देखिए, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। यहाँ पर क्या भर जाएगा? सितार वादक थे। और देखिए, सितार का आविष्कार वर्ष 1800 में किया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक तारा वाला यंत्र था। क्या था भैया? भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ एक तारा वाला यंत्र था। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता था। जो ये चीज था, ये शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और भारत में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? भारत में उत्पन्न हुआ है। हम जितने भी की पॉइंट बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो आप छोड़ कर ना आए। ठीक है, सितार शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द सेहत से हुई है, जिसका अर्थ 3 तार वाला है। ठीक है, हम लोग देखते भैया अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था, खानवा की लड़ाई। ठीक है, अब इसका भी हम लोग पॉइंट देखते हैं। यह क्या था भैया? यह मुगल संस्थापक बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया युद्ध था। दोस्तों, आपको बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का ट्रिक आपको बता देते हैं। पानी पियो, खाना खाओ। चलो, घर पास से हो गया पानीपत, पानी पियो, पी से पा से पानी पियो, खाना खाओ, खा से खानवा, खानवा का युद्ध तो अभी आपको बता ही रहे हैं। खाना खाओ, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर चा से चंदेली और घर से घाघरा। ठीक है, यह देखिए भैया क्या है कि पॉइंट देखिए, यह मुगल संस्थापक बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यह वर्ष 1527 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा गांव के पास लड़ा गया था। लड़ाई बाबर ने ही जीत लिया था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि खानवा की लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि क्वेश्चन पूछेगा? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है भैया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग यानी CAQM निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विधिक क्षेत्रों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए? तो दिल्ली या NCR। भैया, दिल्ली में क्या हुआ था कि जो
कोयले के उपयोग में प्रतिबंध लगाने का निर्देश किस लिए दिया गया था? इसका वजह यह थी क्योंकि वायु प्रदूषण दोस्तों, प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैलता है और गंदगी बहुत भयानक होती है दोस्तों, और प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है जिससे देश को बहुत नुकसान, हानिकारक तत्व की वजह से देश को बहुत वातावरण में नुकसान पहुंचता है। तो दिल्ली में एनसीआर में मतलब इसको क्या किया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग CAQM ने 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली में एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोग में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए। अगला क्वेश्चन है भैया कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत थे। वह एक इंडो फारसी सूफी कवि थे। वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों के अधीन रहे। खालिक ए बारी उसकी महान कृति थी। यह कार्य विश्व के सबसे पुराने मुद्रित शब्दकोश के रूप में जाना जाता है। उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तूती ए हिंद या भारत का तोता उनकी औपचारिक उपाधि थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। 19 जुलाई सन 1905 ईस्वी की बात है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को लागू कर दिया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा ये काम आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और जितने भी मेरे भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर कंटेंट, हर बेहतरीन चीज़ आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए महिला भाला फेंक में कांस्य पदक किसने जीता? तो अनु रानी। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ने 7 अगस्त के दिन राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने यह पदक 60 मीटर भाला फेंक में जीता। अनुराग एक भारतीय भाला फेंक की खिलाड़ी हैं, वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखती हैं। अनु 60 मीटर से अधिक दूर तक भाला फेंकने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। उन्हें भाला की भारतीय रानी के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप के में विजेता भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पर आधारित हुई हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 83 किसके द्वारा निर्देशित है? तो कबीर खान के द्वारा निर्देशित है। कबीर खान एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं, पटकथा लेखक और छापाकार हैं। क्या छायाकार भी हैं दोस्तों। उनका जन्म 21 जुलाई सन 1971 को हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में, ठीक है, हुआ था दोस्तों। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उन्होंने 2006 में काबुल एक्सप्रेस के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरू की, जिसके बाद न्यूयॉर्क 2009 में, एक था टाइगर 2012 में और बजरंगी भाईजान आपको याद होगा जिसमें सलमान खान जी हीरो थे, और फैंटम 2015 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। धौलावीरा से भी CRPF HCM में भी बार बार प्रश्न पूछा गया। तो आपको बता दूं, जितने लोगों का पेपर है हड़प्पा सभ्यता से एक बार जरूर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के लिए कि प्रश्न वहाँ से आप लोगों को बन जाए, फंस भी जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन। धौलावीरा यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल था, तो 44वां। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 44वीं भारतीय धरोहर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कच्छ के रण गुजरात में हड़प्पा शहर के लिए भारत का नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। 2 स्थलों के शामिल होने के बाद भारत में विश्व धरोहर की संख्या 40 हो गई है, जबकि धौलावीरा इस सूची में शामिल गुजरात का चौथा और
भारत का 40वां स्थल है। लेकिन भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता IBC से शामिल होने वाला पहला स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। दोस्तों हम भी इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं। आप लोग किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे। वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका के रहने वाले थे। चंद्रशेखर आजाद जी 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इसके बाद उन्हें 20 दिसंबर को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत के प्रतिशोध में 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती और 1988 में जान पी। उसके बाद सैंडर्स की लाहौर गोली मार में भाग लिया था। दोस्तों 1929 में वह भारत के वायसराय की ट्रेन ध्वज करने में के प्रयास में लगे हुए थे। किसी ने 27 फरवरी सन 1931 को इलाहाबाद पुलिस के CID के प्रमुख सर JRH बोवर को सूचित किया कि आजाद अल्फ्रेड पार्क में है। तो चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की घेराबंदी के बाद स्वयं को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क को अब सामान्यतः आजाद पार्क के नाम पर भी जाना जाता है और यहाँ पर लोग जाते हैं क्योंकि दोस्तों इतने महान लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। उनको मैं दिल से सलाम करता हूँ क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग आज जी रहे हैं। दोस्तों नहीं तो अंग्रेजों की चलती तो अंग्रेज आज पता नहीं क्या कर देते। दोस्तों सोचिए अपने से गोली मारना एक अलग चीज़ होता है देश के लिए, देश के प्रेम के लिए। तो दोस्तों इनके लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवंबर 2022 में जारी मूडीज की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पादन GDP वृद्धि दर क्या है? तो 7%। मूडीज ने 11 नवंबर 1922 के लिए भारत के घरेलू उत्पाद विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया। इतने महीनों में यह दूसरी बार मूडीज इन्वेस्ट्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के विकास अनुमानों में कटौती की है। सितंबर में इसने वर्ष 2022 के लिए मई में अपने अनुमान को 8.8% से घटाकर 7.7% कर दिया। एशियाई विकास बैंक ने भी अपने अनुमान को 7.5% से घटाकर 7% कर दिया। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर से संबंधित है। इससे की जड़ें उस राज्य की लोक परंपराओं और अनुष्ठानों में है और अक्सर भगवान के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। तो कृष्ण भगवान को मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। मणिपुरी इसकी जड़ें उस देखिए क्या है उस राज्य से। दोस्तों इसका दोस्तों क्या है, इसका मैंने अच्छे से दोस्तों PDF बनाने वालों ने थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इसके कृष्ण भगवान को याद रखिएगा, ठीक है। कीवर्ड को हो गया है दिक्कत थोड़ा, तो कम्युनिटी बॉक्स में हम कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। 2011 की जनगणना परियोजना के लिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। केरल में 93.91% साक्षर दर के साथ शीर्ष पर अपना स्थान पायदान पर है। एक व्यक्ति जो केवल देखिए दोस्तों क्या है 63.82 की साक्षर दर के साथ बिहार देश में सबसे अंतिम और अरुणाचल प्रदेश 66.95 और राजस्थान में 76.06% से पहले आता है।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, लाइक करना मत भूलिएगा। फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग और एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए इस वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।